सबसे पहला है व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लिबरल नेशनलिज्म और इकोनॉमिक नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म लोगों से जुड़ा हुआ है और इकोनॉमिक नेशनलिज्म इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। लिबरल नेशनलिज्म यानी कि सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, लॉ सबके लिए समान होना चाहिए, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए। और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब है फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि ट्रेडिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, गुड्स का प्रोडक्शन और मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रीली होना चाहिए। ये सब आज हमें सुन के ऐसा लगता है कि ये तो ऑब्वियस चीजें हैं, लेकिन उस वक्त ये ऑब्वियस नहीं था। उस समय किंग का ऑटोक्रेटिक रूल था, यानी कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे आम जनता पे और इकोनॉमी में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये नेशनलिज्म के आइडिया का जन्म कैसे हुआ? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान आम जनता को राजा के खिलाफ स्ट्रगल में एकजुट करने के लिए नेशनलिज्म के आइडिया का जन्म हुआ। ये स्ट्रगल की सिचुएशन क्यों आई? इसका मेन रीजन था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद राइजिंग मिडिल क्लास ने वेल्थ तो बना ली थी, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था। वहीं वर्कर्स को जॉब तो मिल गई थी, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। तो एग्जिस्टिंग व्यवस्था जिसे कहा गया है मॉडर्न स्टेट और एमर्जिंग व्यवस्था जिसे कहा गया है नेशन स्टेट, इन दोनों के बीच में होने लगा स्ट्रगल। एग्जिस्टिंग व्यवस्था यानी कि मॉडर्न स्टेट में अरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास थी, ज़्यादातर लैंड और प्रिविलेजेस एरिस्टोक्रेसी यानी कि नोबिलिटी और चर्च के पास थे। ये हाई क्लास के लोग आपस में मैरिजेस के द्वारा कनेक्टेड थे और अपने आप को रॉयल मानते थे, और ये आम जनता पे फोर्स के जरिए राज करते थे। एमर्जिंग व्यवस्था यानी कि नेशन स्टेट में एमर्जिंग क्लास जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वेल्थ बनाई थी, जैसे कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, आर्टिस्ट एटसेट्रा, वो सब आते थे। वेल्थ बनाने के बाद अब उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए था और इसके लिए उन्हें मासेस का सपोर्ट चाहिए था किंग के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए। अब चूंकि लोगों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए लोगों को एकजुट करने के लिए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया। It was among the educated liberal middle class that the idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. Emergence of nationalism in Europe. सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान नेशनलिज्म का आइडिया एक्सप्रेस किया गया वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने। उनके आइडियाज थे ला पात्रे जिसका मतलब है फादरलैंड और ले सिटोयन जिसका मतलब है सिटीजन। सारे फ्रांस के सिटीजन एक यूनाइटेड कम्युनिटी हैं और उन सब सिटीजन्स के इक्वल राइट्स हैं। इस यूनिटी को सिंबॉलिक वे में शो करने के लिए नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया। पोएट्स और आर्टिस्ट ने हाइम्स, ओथ्स कंपोज किए। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वार्स में जो मार्टर्स मर जाते थे उनकी डेथ पे एकजुट होकर शोक प्रकट किया जाने लगा, और एस्टेट्स जनरल, फ्रांस की डिसीजन मेकिंग बॉडी जो कि नोबिलिटी और क्लर्गी द्वारा डोमिनेटेड था, उसे रिप्लेस कर दिया गया नेशनल असेंबली से जिसके मेंबर्स इलेक्टेड थे। फ्रांस से निकलने के बाद ये आइडिया स्प्रेड कैसे हुआ? ये आइडिया स्प्रेड हुआ दो तरीकों से। पहला, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स। फ्रेंच आर्मीज जब अपने नेबर्स के खिलाफ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स लड़ रही थी तो जहाँ जहाँ ये आर्मीज जाती थी वहाँ पे इस आइडिया को पॉपुलर करती थी। और जब फ्रांस के मोनार्क नेपोलियन ने ज़्यादातर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कब्जा कर लिया तो उनके रिफॉर्म्स ने नेशनलिज्म के आइडिया को मजबूत किया। उनके मेजर रिफॉर्म्स थे सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे कि नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, जिसमें सारे सिटीजन्स को इक्वल माना गया और सबको राइट टू प्रॉपर्टी मिल गया। पहले प्रॉपर्टी केवल नोबिलिटी के मेंबर्स ही ओन कर सकते थे। दूसरा, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और पीजेंट्स को सर्फडम से मुक्त कर दिया। फ्यूडल सिस्टम यानी कि किसान जमीन के ओनर नहीं बन सकते, वो केवल जमीन में काम कर सकते हैं फ्यूडल लॉट के अंडर। और ऐसे किसान जो जमीन से बंधे हुए हैं उस जमीन को छोड़ के वो कहीं और काम करने नहीं जा सकते, उस सिस्टम को कहा जाता था सर्फडम। तो दोनों फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम दोनों को नेपोलियन ने एबॉलिश कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को उन्होंने रिमूव कर दिया। गिल्ड यानी कि प्रोफेशन, यानी कि अब कोई भी अपने टैलेंट के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज कर सकता था। और लास्ट, यूनिफॉर्म लॉज का गठन हुआ, स्टैंडर्ड वेट्स बनाए गए और एक कॉमन करेंसी बनाई गई जिससे गुड्स और कैपिटल के एक्सचेंज और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इन सब स्टेप्स की वजह से पहले तो नेपोलियन और उसकी आर्मी को हर जगह वेलकम किया जाने लगा, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे फ्रांस के बाहर लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि हायर टैक्सेशन, टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लागू कर दी गई, कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकता था, फोर्स्ड एनरोलमेंट इन फ्रेंच आर्मी, लोगों को पकड़ पकड़ के फ्रेंच आर्मी में शामिल किया जाने लगा। नेशन स्टेट्स के डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं यूरोप में इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस और डाइवर्सिटी का।
नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग रीजन में कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स बनाए, लेकिन हर स्टेट का अपना खुद का करेंसी था और अपना खुद का मेजरमेंट सिस्टम था। एग्जाम्पल के तौर पे जर्मन स्पीकिंग एरिया में अगर आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग कोई सामान पहुंचाना होता है तो इन दोनों के बीच में 11 कस्टम बैरियर्स थे और हर बार कस्टम बैरियर को पार करते वक्त लोगों को 5% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। और मेजरमेंट भी अलग था, जैसे कि L एक क्लॉथ का यूनिट था जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता था। फ्रैंकफर्ट में एक L 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ को माना जाता था, वहीं न्यूरेमबर्ग में एक L 65.6 सेंटीमीटर को माना जाता था। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के होने की वजह से बिजनेसमैन को बहुत दिक्कतें होती थी, ट्रेडिंग में बहुत सारे बाधाएं आती थी। तो इन सब को हटाने के लिए 1834 में जर्मन स्टेट्स में ज़ोल्वरिन जो कि कस्टम यूनियन है इसका गठन किया गया, जिसमें टैरिफ बैरियर्स को 30 से घटा के 2 कर दिया गया। इससे ट्रेड इंप्रूव होने लगी। तो जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस खत्म होते जाते और ये स्टेट्स नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा इनकी इकोनॉमी इंप्रूव होती जाएगी। आज की डेट में जहाँ जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड देश हैं, वो उस ज़माने में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड थे और हर राज्य के अलग अलग रूलर्स थे और वहाँ के लोग भी अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी में था, वहाँ पे जर्मन बोलने वाले, इटालियन बोलने वाले, मेयर और पॉलिश बोलने वाले लोग भी थे। इतनी सारी डाइवर्सिटी के लोगों को अगर आपको इकोनॉमी के साथ जोड़ना है और उन्हें कॉमन स्ट्रगल का हिस्सा बनाना है तो उन्हें एक कॉमन आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होगा। नेशनलिज्म का आइडिया इसी कॉमन आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए लाया गया था। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसे एक बार डेट्स के साथ रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनलिज्म का आइडिया आया था मासेस को एकजुट करने के लिए राजा के खिलाफ स्ट्रगल में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पहली बार नेशनलिज्म को फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस किया गया और ये आइडिया फ्रांस के बाहर फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक रूल के दौरान फैला। नेपोलियन का रूल फ्रांस में 1799 से 1815 तक चला। बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को हरा दिया और उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटी ऑफ वियना की डिटेल से। ट्रीटी ऑफ वियना का मेन मकसद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो किंग का रूल एबॉलिश हो गया था फ्रांस में, उसे दोबारा रिस्टोर करना था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले बोर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में राज करती थी उसे फिर से रिस्टोर कर दिया गया। फ्रांस के एक्सपांशन को रोकने के लिए उसकी बाउंड्रीज में छोटे छोटे स्टेट्स सेटअप किए गए और इन स्टेट्स को ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में बांट लिया। प्रूशिया को उसके वेस्टर्न फ्रंट में कुछ टेरिटरीज मिली, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली में टेरिटरीज मिली और रशिया को मिला पोलैंड। और वो कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स जो कि जर्मन स्पीकिंग 39 स्टेट्स थे जिन्हें नेपोलियन ने सेटअप किया था, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया गया। और 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए और वो पहले की तरह ऑटोक्रेटिक थे और किसी भी प्रकार की फ्रीडम के खिलाफ थे, तो उन्होंने सेंसरशिप इंपोज कर दी। सेंसरशिप इंपोज करने की वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड हो गए और सीक्रेट सोसाइटीज बनाने लगे। ये रिवॉल्यूशनरीज जो अंडरग्राउंड हो गए थे उनका मेन एम था नेशनलिज्म के आइडिया को पॉपुलर बनाना और मोनार्की को हर जगह अपोज करना। उनका अल्टीमेट एम था नेशन स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट। उनमें से इंपॉर्टेंट इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे गुसेप मजीनी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के मेंबर थे। उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज की स्थापना की, मार्सेलिस में यंग इटली और बेर्न में यंग यूरोप, जिसमें पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के कई यंग लोग पार्टिसिपेट करते थे। गुसेप मजीनी का मेन आइडिया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली और ये सिमिलर फीलिंग्स जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के लोगों में भी थी। 1830 के बाद नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज और कंजर्वेटिव्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, जिसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। जुलाई 1830 में बोर्बन डायनेस्टी, जिसे नेपोलियन के बाद फिर से एस्टेब्लिश किया गया था, रिवॉल्यूशनरीज ने इस डायनेस्टी को फिर से ख़त्म कर दिया और लुई फिलिपी को वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। फ्रांस में हुआ यह इंसिडेंट एक स्पार्क साबित हुआ और ये जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से चर्चित हुआ। इसके बाद बेल्जियम में भी रिवोल्ट हुआ और वो नेदरलैंड से अलग हो गया। यूरोप में ही ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस, जहाँ पे 1821 से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था। फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के तहत ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन बन गया।
1830s में कॉन्फ्लिक्ट के साथ पूरे यूरोप में हार्डशिप का दौर भी आ गया था। इंडस्ट्रीज के आ जाने से कई लोकल कारीगर बेरोजगार हो गए थे और फसल की पैदावार भी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी और सफिशिएंट जॉब अवेलेबल नहीं थे। कंजर्वेटिव रूलर्स लोगों की डिमांड्स को सप्रेस करते थे और किसी भी प्रकार के रिबेलियन के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते थे। यानी कि 1830s के बाद फिर से इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। अगर इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो ही एम्पायर आपका टिक सकता है। अगर इकोनॉमी की हालत खराब होगी तो एम्पायर के खिलाफ आम जनता रिवोल्ट कर सकती है। गरीब, वर्कर्स और पीजेंट्स के रिवोल्ट को सपोर्ट मिला नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का। नेशनल रिवॉल्यूशनरीज ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया नेशन स्टेट बनाने के लिए और पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेने के लिए। फ्रांस में 1848 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिपी को हटा के एक रिपब्लिक की स्थापना हुई, जिसमें 21 साल से ऊपर सभी मेल्स को वोटिंग का अधिकार मिला। नेशनल इंडस्ट्रीज सेटअप की गई, जिसमें सबको राइट टू वर्क का अधिकार मिला। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। पहला, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाया प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ लड़ी और अंत में विजयी साबित हुए और जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन यूनिफाइड जर्मन स्टेट के राजा बने। सेकंड, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली, जैसा आप जानते हैं, उस जमाने में 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और हर स्टेट की अपने लोकल लैंग्वेज थी। नॉर्थ वाला एरिया ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के कंट्रोल में था, सेंट्रल एरिया पोप के कंट्रोल में था और साउथ के एरिया स्पेन के बोर्बन किंग के अंडर में था। 1830s में गुसेप मजीनी ने इटालियन रिपब्लिक के लिए आवाज़ उठाई, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन सार्डिनिया पिडमॉन के इटालियन प्रिंस विक्टर इमैनुअल II, उन्होंने इटली को यूनाइट करने के लिए फ्रांस के साथ पहले अलायंस किया, जिसमें उनके चीफ मिनिस्टर कैवोर का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। फ्रांस के साथ अलायंस की मदद से उन्होंने नॉर्थ से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। पीजेंट्स के सपोर्ट से उन्होंने साउथ के स्पेनिश रूल को ख़त्म कर दिया। फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II यूनिफाइड इटालियन नेशन के राजा बने। थर्ड, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन इस वक्त नहीं हुआ था, वो हुआ था 1707 से 1801 के बीच में। ये भी एक एग्जाम्पल है नेशन बिल्डिंग का और आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन, जो कि एक छोटा सा आइसलैंड था, उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाने के पीछे वहाँ की इंग्लिश पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल था। ब्रिटिश आइसलैंड्स इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश में डिवाइडेड थे। 1707 में स्कॉटलैंड से यूनियन के बाद ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया। उसके बाद ब्रिटेन स्कॉटलैंड के कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को दबाने लगा। रिबेल करने वालों को हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। 1801 में आयरलैंड को भी फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया गया और इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से एक ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया, नेशनल एंथम बनाया गया और इंग्लिश लैंग्वेज को हर तरफ प्रमोट किया जाने लगा। रोल ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने के लिए आया था, जिसे आर्टिस्ट, पोएट्स ने पेंटिंग्स, पोएट्री, डांस और सॉन्ग के जरिए पॉपुलर किया था। रोमांटिसिज्म का मेन फोकस इमोशंस और फीलिंग्स जगाना था। इसमें किसी भी देश को एक लेडी के फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। जैसे फ्रांस नेशन को एक फीमेल फिगर मरीन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, वहीं जर्मनी को जर्मेनिया नाम की फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। कल्चर के जरिए नेशन को रिप्रेजेंट करने का आइडिया पोलैंड में भी देखा गया। पोलैंड, जिसे रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने डिवाइड करके आपस में बांट लिया था, पोलैंड एज ए नेशन खत्म हो चुका था, लेकिन वहाँ की लोकल म्यूजिक में पोलैंड नेशन का जिक्र किया जाता था। पोलिश लैंग्वेज को भी अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन वहाँ के लोकल प्रीस्ट पोलिश लैंग्वेज में ही सभा करते थे, जिसकी वजह से रशियन अथॉरिटीज उन्हें हार्श पनिशमेंट देते थे। ये थे एग्जाम्पल रोमांटिसिज्म के कल्चर को एज अ नेशन रिप्रेजेंट करने के। नेशंस बनने के बाद सारे नेशंस एक दूसरे से कम्पीट करने लगे डोमिनेंस के लिए और वहाँ की रूलिंग पार्टीज ने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को यूज़ किया कॉलोनीज को एक्वायर करने के लिए, ताकि उनका नेशन डोमिनेंट बना रहे। ऑटोमन एम्पायर के ख़त्म हो जाने के बाद बाल्कन्स, जहाँ पे कई रीजनल वेरिएशंस थे, वो छोटे छोटे स्टेट्स एक दूसरे से लड़ने लगे और उनकी लोकल पॉलिटिक्स में सुपर पावर्स जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया ये सब इंटरफेयर करने लगे और इन छोटी छोटी लड़ाइयों ने अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया 1914 में।
लास्ट में हम सारी डेट्स और आइडियाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेशनलिज्म के आइडिया का जन्म हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 के दौरान, फिर रिवॉल्यूशनरी वॉर्स और नेपोलियनिक रूल के दौरान 1799 से 1814 तक यह आइडिया फ्रांस के बाहर फैला। 1814 में नेपोलियन की डिफीट के बाद फिर से कंजर्वेटिज्म और डायनेस्टीज पावर में आ गईं। 1815 से 1830 तक कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी और इन सीक्रेट सोसाइटीज ने नेशनलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया। 1830s में आया यूरोप में हार्डशिप का दौर। कंजर्वेटिव रूल की वजह से आम लोग परेशान होने लगे। इसका फायदा उठाया नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज ने। 1830 से 1848 तक चला एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। इसके दौरान कई नए स्टेट्स बने जैसे जर्मनी, इटली। इसी नेशनलिज्म की फिलॉसफी को विजुअलाइज किया रोमांटिसिज्म ने। रोमांटिसिज्म एक फिलॉसफी है जिसमें कल्चर का यूज करके नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता था। फाइनली बाल्कन स्टेट्स जो कि ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद इन छोटे छोटे स्टेट्स में आपस में स्ट्रगल होने लगा और इन स्ट्रगल में बड़े सुपर पावर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन सब में आपस में डोमिनेंस के लिए स्ट्रगल होने लगा। कई देशों के लीडर्स ने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को वर्ल्ड डोमिनेंस और इंपीरियलिज्म के लिए इस्तेमाल किया, जिससे अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन बनी 1914 में। सो लर्नर्स, ये था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।